कहानी के शुरुआत में हमें एक सैम नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने कलीग्स के साथ एक जर्नी के लिए निकला हुआ था। सैम के कलीग्स में उसके कुछ फ्रेंड्स के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड मॉली भी उसके साथ थी और इसी बीच वहाँ पर उन दोनों में कुछ बात को लेकर स्प्रिएशन हो चुकी थी। वे सभी एक बस में जा रहे होते हैं और बस में एक वीडियो चल रही थी जिस वीडियो में लिखा हुआ था 180 कॉर्पोरेट कंसल्टिंग। उसके बस के ठीक पास से वो भी ट्रक जा रहा है जिसे हमने दूसरे पार्ट में भी देख रखा था। इसके बाद वही बस एक बड़े से ब्रिज पर जा पहुँचती है जिस पर पहले से ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन उस ब्रिज पर आते ही सैम को बहुत ही बुरी तरह से फीलिंग होना शुरू हो जाता है और अब उसे ऐसा लगने लगा था कि जैसे कुछ यहाँ पर बहुत ही बड़ा गलत होने वाला है कि तभी बस की ब्रेक लगती है और सैम के अंगूठे पर एक हल्का सा कट लग जाता है और तभी अचानक से उस बस का रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है और उस रेडियो में एक सॉन्ग चल रहा था जिसका नाम था डस्ट इन द विंड ऑल वी आर, यानी ये एक क्लू था कि ये सभी के सभी विंड की वजह से ही मरेंगे। और ये लोग विंड की वजह से आखिर कैसे मरेंगे, मतलब यहाँ पर ब्रिज कोलैप्स होगा और सभी के सभी इसी में मारे जाने वाले हैं। लेकिन किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती सिवाय सैम के कि तभी अचानक से वो ब्रिज सच में कोलैप्स होने लग जाता है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बस से बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। लेकिन सैम की एक फीमेल कलीग नहीं बच पाती और वो मारी जाती है। सैम का एक कलीग बस के अंदर ही रह गया था और बस के साथ वो भी पानी में गिरने की वजह से मारा जाता है। अब सभी के सभी अपनी अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं। सैम किसी तरह से मॉली को दूसरे साइड पर पहुंचा देता है कि तभी वो नोटिस करता है कि उसकी एक फीमेल कलीग को मदद की जरूरत है और वो उसकी हेल्प करने के लिए जाता है। लेकिन उस फीमेल कलीग को अपने ग्लासेस के वजह से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था और वो ब्रिज से पानी में गिर जाती है। लेकिन पानी में गिर जाने के बाद भी वो जीवित थी कि तभी अचानक से एक कार ब्रिज से होता हुआ गिरती है जिससे वो फौरन मारी जाती है कि तभी उनका बॉस एक नेथन नाम के लड़के के साथ भाग रहा होता है कि तभी ब्रिज का वायर नेथन को उड़ा कर ले जाती है और उनका बॉस एक ब्रिज से लटका हुआ था। लेकिन वहाँ की कोल्टार उसके ऊपर गिरने की वजह से शरीर जल जाता है और वो भी मारा जाता है, जिसके बाद कुछ ही पलों में वो पूरा का पूरा ब्रिज डिस्ट्रॉय हो जाता है। सैम के साथ पीटर एक रेलिंग को पकड़कर लटके हुए थे और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लग जाते हैं कि तभी एक ट्रक ब्रिज के बिल्कुल कॉर्नर पर आ पहुंचता है और उसमें से बहुत सारे सरिये निकलकर पीटर के आर पार हो जाते हैं। सैम जो कि अभी जिंदा था और वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है, लेकिन यहाँ वो भी नहीं बच पाता और एक बहुत ही बुरे तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है कि तभी अचानक से उसकी आंख खुलती है जिससे वो काफी शॉक्ड हो जाता है और वो काफी डरा हुआ होता है कि आखिर उसने यह क्या देख लिया है कि तभी बस की दोबारा से उसी तरह से ब्रेक लगती है और उसके अंगूठे पर दोबारा से कट लग जाती है और तभी अचानक से उस बस में लगा हुआ रेडियो सच में ऑन हो जाता है और उस पर सेम सॉन्ग ही लगा हुआ था और अब तक उसे काफी अच्छे से पता चल गया था कि उसने फ्यूचर देख लिया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है कि ये ब्रिज टूटने वाला है। लेकिन कोई भी उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, जिसके बाद सैम अपने बेस्ट फ्रेंड मॉली को लेकर बस से नीचे उतर जाता है और उसके साथ सभी लोगों को उतरना पड़ जाता है और जैसे ही वो सभी बस से उतरते हैं सैम की कही हुई बात सच हो जाती है, यानी वो ब्रिज उसी तरह से टूटने लगता है। लेकिन सब सैम की वजह से बच गए थे और वे सभी अपने आंखों से उस ब्रिज को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखे जा रहे थे। अब उन सभी लोगों को सैम से डर लग रहा था और उनकी दिमागों में बहुत सारे सवाल उठे जा रहे थे क्योंकि उसने सभी को फ्यूचर जो बता दिया था और इसीलिए एक एजेंट सैम को एक इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाता है और उसे सैम पर शक होने लगा था कि सैम कोई टेररिस्ट है, लेकिन उसके पास सैम के खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता था और ब्रिज की टूटने की रीजन हाई विंड ही बताई जाती है। अब क्योंकि उसमें सैम का कोई कसूर नहीं था तो पुलिस उसे छोड़ देती है, जिसके बाद सभी बाकी के मेमोरियल पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें विलियम मिलता है और वो उन लोगों को कहता है कि डेथ को चीटिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सैम एक शेफ भी था और जिस रेस्टोरेंट में वो काम करता था उस ब्रांच को एक पेरिस वाले ब्रांच में शिफ्ट करने के लिए कहा गया था और सैम और मॉली की सेपरेशन भी इसी वजह से हुई थी क्योंकि मॉली बिल्कुल भी नहीं चाहती थी सैम पेरिस जाए। दूसरी तरफ पीटर की फीमेल फ्रेंड अपनी डेली जिम प्रैक्टिस कर रही थी और पीटर ऑडियंस में बैठा हुआ उसे देखे जा रहा था। पीटर की फ्रेंड अपने इस प्रैक्टिस की किसी गेम की तरह ही एंजॉय करती थी और काफी सालों से वो ये प्रैक्टिस करती भी आ रही थी। प्रैक्टिस के दौरान फ्लिप ड्यूरिंग लेते हुए वो लड़की काफी ऊपर से जोर से नीचे गिरती है जिससे उसकी स्पाइन टूट जाती है और बड़ी बुरे तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ पीटर के आंखों के सामने हो रहा था जिसकी वजह से वो शॉक्ड हो जाता है। अगले दिन वे सभी एक ऑफिस में होते हैं, लेकिन अपनी कलीग की डेथ की वजह से उन्हें काम करने में मन नहीं लग रहा था। अपने ऑफिस में पीटर अपनी फ्रेंड की डेथ को लेकर काफी अपसेट होता है। वो सभी मिलकर ड्रिंक करने लग जाते हैं, लेकिन उनका एक कलीग वहाँ से मिसिंग था कि तभी उसे मसाज यानी स्पा का एक टिकट मिलता है और वो फौरन चुपके से वहाँ के लिए निकल जाता है। एक फीमेल कलीग को डॉक्टर से मिलना था और वो भी जाने लगती है। जाते जाते उसके पर्स से लगकर एक
पिक्चर नीचे गिर जाता है जो कि उसकी ही थी और उसके पिक्चर के सामने लगा हुआ कांच टूट जाता है। पीटर खुद को रिलैक्स करने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो अपने फ्रेंड को नहीं भूल पा रहा था और अचानक से वो पैनिक कर जाता है और उन सभी पर उनका बॉस नजर रख रहा था और वो सारी की सारी रिपोर्ट्स एजेंट्स को दे रहा था। उन लोगों का वो कलीग स्पा में पहुंच जाता है। मसाज लेने के बाद उसका लास्ट स्टेप रह जाता है। वो लेडी उसे 30 मिनट्स के लिए छोड़ जाती है और उसके बॉडी पर निडल्स लगी हुई थी। उस लेडी के वहां से जाते ही वहां पर पड़े हुए एक टॉवल में आग लग जाती है। वो शख्स चिल्लाने लग जाता है लेकिन उसकी मदद के लिए कोई भी वहां पर नहीं आता। तब वो खुद ही टेबल से उठने की कोशिश करता है और वो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है और उसके गिरने की वजह से अल्कोहल भी पूरी जमीन पर गिरकर फैल जाता है और उसके बॉडी पर लगाए गए सारे के सारे नीडल्स उसके शरीर में घुस जाते हैं। लेकिन फिर भी वो किसी तरह उठकर दरवाजे तक पहुंच जाता है और तभी उसकी मोबाइल पर रिंग होने लगती है और उसकी वाइब्रेशन की वजह से एक कैंडल नीचे गिर जाता है जिससे उस पूरे फ्लोर पर आग लग जाती है। लेकिन वो आग से अभी भी बचा हुआ था कि तभी एक बड़ी सी बुद्धा स्टैच्यू नीचे गिरा जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। ऑफिस में सैम और मॉली को एक साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर सैम मॉली को भी अपने साथ पेरिस चलने के लिए कहता है और उन दोनों का दोबारा से बैचअप हो जाता है और तभी पीटर वहाँ पर आता है और वो उन्हें उस कलीग के डेथ के बारे में बताता है जो कि स्पा में गया हुआ था और वो फौरन सभी लोग स्पा में पहुँचते हैं और यहाँ पर भी उन्हें विलियम नजर आता है और सैम को यहाँ पर लगता है कि जैसे विलियम उन्हें फॉलो कर रहा है, इसीलिए वो इससे पूछने लगता है कि तुम हमें क्यों फॉलो कर रहे। उसकी बात सुनकर वो कहता है कि मेरा तो काम ही ऐसा है कि जहाँ पर डेथ होता है वहाँ पर मुझे जाना जरूरी होता है। तब सैम विलियम से पूछने लगता है कि यह सब उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब विलियम डेथ के प्लान और उसके पैटर्न के बारे में बता देता है और वो सारे के सारे घटनाओं के बारे में भी बता देता है जो हमने पिछले 4 पार्ट्स में देखते आए हैं। अब वो लोग सारी की सारी बात तो समझ गए थे लेकिन वे सभी एक बात जो ऐसी थी जो उसके बारे में भी काफी अच्छी तरह से जान चुके थे जो एक्स्ट्रा थी, और वो यह था कि अगर वो किसी को अपने जगह पर मार देंगे तो उनके जगह पर वो मर जाएगा, यानी डेथ के लिस्ट में उस मरने वाले का नाम दर्ज हो जाएगा जिससे मरने वाले की लाइफ उन्हें मिल जाएगी और उनकी लाइफ जो कि खत्म हो चुकी है वो उसके पास चली जाएगी जो मर गया है। लेकिन अपने जान को सेव करने के लिए दूसरे की जिंदगी के साथ सेक्रीफाइस करना कोई अच्छी बात नहीं थी। सैम उन्हें बताता है कि सब लोग मर जाएंगे लेकिन मॉली नहीं मरेगी क्योंकि वो ब्रिज कॉलेप्स में बच चुकी थी। यह सुनने के बाद पीटर के तेवर में बदलाव आ जाता है और वो कहने लगता है कि ऐसा क्यों होगा कि उसकी फ्रेंड तो मर चुकी है और मॉली नहीं मरेगी। यह बात कहकर वो काफी गुस्से में होकर वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से सभी सर्वाइवर्स को डेथ के पैटर्न के बारे में पता चल गया था और जिसे नहीं पता था वो उनकी वही फीमेल कलीग थी जो डॉक्टर के पास गई हुई थी। इसीलिए वो लोग उसके पास यह सब बताने के लिए जाते हैं और उनकी वो कलीग अपनी आंखों का लेजर ट्रीटमेंट करवा रही थी क्योंकि उसे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और डॉक्टर ने सब कुछ सही से सेटअप भी कर दिया होता है। अब क्योंकि वो लड़की काफी पैनिक भी थी जिसकी वजह से उसने अपने हाथ में एक टेडी बियर लिया हुआ था और वो उसे प्रेस भी कर रही थी जिसकी वजह से उस टेडी बियर की एक आंख निकलकर फ्लोर पर गिर जाती है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करने ही वाला था कि तभी उसे पता चलता है कि जो उसके पास फाइल है वो कंप्लीट नहीं है और वो उसे ऐसे ही सेटअप में छोड़कर उस फाइल को लेने के लिए चला जाता है और डॉक्टर के वहां से जाते ही उस मशीन में शॉर्ट सर्किट होने लग जाती है जिसकी वजह से उस लेजर की पावर बढ़ने लगती है और वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही थी। साथ में उस लड़की की घबराहट भी बढ़ रही थी। वो उस लेजर को उस रिमोट से बंद करने की कोशिश तो करती है लेकिन हाथ लगने की वजह से वो रिमोट नीचे गिर जाता है और उसका स्टार्टिंग वाला बॉटम प्रेस हो जाता है जिस पर लेजर अपना काम करना शुरू कर देती है और उस लड़की की एक आंख जलने लगती है। उसकी एक आंख जलने के बाद जब वो दूसरी आंख की तरफ जाने लगती है तब वो लड़की अपना हाथ लगाकर अपनी दूसरी आंख को बचा लेती है। लेकिन इससे पहले कि वो लेजर उसे पूरी तरह से जला दे वो मशीन से उतर जाती है कि तभी वहाँ पर सैम और मॉली भी आ जाते हैं। लेकिन उनके आगे बढ़ने से पहले ही उस लड़की का सैंडल उसकी ही टेडी बियर की आंख पर आता है और वो विंडो से निकलकर सीधा एक नीचे कार पर जा गिरती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है और उसकी एक आंख भी बाहर आ जाती है जो कि देखने में काफी दर्दनाक लग रहा था। तभी वहाँ एजेंट भी आ जाता है और वो सैम से सवाल करना शुरू कर देते हैं। तब सैम डेथ की सारी रियलिटी बताता है जिस पर कोई भी यकीन तो नहीं करने वाला था। अब इसके बाद उस लड़की की डेथ के बाद नेथन की मरने की बारी थी और वो अपने काम पर होता है। वहाँ पर उसकी एक दूसरे वर्कर से झगड़ा हो जाता है। नेथन को तो पता चल गया था कि उसके ऊपर एक हुक गिरेगा जिसकी वजह से वो मारा जाएगा और यहाँ पर उसके अंदर डेथ को चिट करने वाला आइडिया समझ में आता है और वो उस वर्कर को उस हुक के नीचे धकेल देता है जिससे वो मारा जाता है और किसी को भी शक भी नहीं होता बल्कि वो तो एक एक्सीडेंट ही लग रहा था। पीटर अपने बॉस के भी डेथ के रियलिटी के बारे में बता देता है क्योंकि वो भी एक सर्वाइवर ही था लेकिन उसका बॉस उसकी बातों पर जरा सा भी बिलीव नहीं करता और वो सब कुछ उस एजेंट को बता देता है। वो सभी लोग नेथन के पास जाते हैं जो वो अभी भी वहीं पर था जहाँ पर उसकी डेथ होने वाली थी। वहाँ पर पीटर नेथन से एक सवाल करने लगता है कि क्या ये सब एक एक्सीडेंट था या फिर तुमने ही उसे मारा है ताकि तुम अपने डेथ को टाल सको। तब नेथन सच बता देता है कि उसी ने ही उस वर्कर को मारा है। वो सोचने लगते हैं कि अगर ये बात सच है तो अगली बारी उनकी बॉस की ही है जो अब मरने वाले हैं कि तभी वहाँ पर उनका बॉस भी आ जाता है और उनके वहाँ पर आते ही एक रिंच सीधा आकर उसके फेस में घुस जाता है जिससे वो भी मारा जाता है। यहाँ
यहाँ पर उनकी थ्योरी बिल्कुल सही साबित भी हो जाती है कि खुद को सेव करने के लिए किसी को सेक्रीफाइस किया जा सकता है। रात में सैम और मॉली डिनर पर होते हैं, लेकिन उन दोनों के अलावा वहाँ पर कोई और भी था, और वो कोई और नहीं बल्कि एजेंट ही था जो कि उन दोनों पर नजर रख रहा था। वो लोग डिनर कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है, जो अजीब सा रिएक्ट करने लगता है क्योंकि अगला नंबर उसी का था और वो भी नेथन की तरह किसी को सेक्रीफाइस करके अपनी लाइफ को बचाना चाहता था, लेकिन अभी तक उसे कोई विक्टिम भी नहीं मिला था। अब क्योंकि सैम ने कह दिया था कि मॉली नहीं मरेगी, तो मॉली से अच्छा शिकार उसके पास कोई नहीं था और मॉली को मारने के लिए वो अपने साथ एक गन भी लाया हुआ था। वो उस गन से मॉली को शूट करके मारने ही वाला होता है कि तभी सैम उसे बचा लेता है। गन की आवाज सुनकर एजेंट भी अंदर आ जाता है। सैम और मॉली पीटर से बचकर किचन में चले जाते हैं और पीटर उनके पीछे पीछे वहाँ पर भी पहुँच जाता है। पीटर सैम पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और मॉली को ढूंढने लगता है। पीटर सैम को इसलिए नहीं मारता क्योंकि उसे मारने के लिए उसका फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि वैसे भी वो तो मरने ही वाला था और अगला नंबर भी उसी सैम का ही था। मॉली पीटर से बचकर छुपी हुई थी कि तभी वहाँ पर एजेंट भी आ जाता है। पीटर उसे कुछ सोचने का मौका तक नहीं देता और वो उसे भी मार देता है। अब पीटर बच सकता था क्योंकि उसने एजेंट को जो मार दिया था, लेकिन वो फिर भी मॉली को मारना चाहता था। वो इसलिए क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड मरी थी और वो भी चाहता था कि मॉली भी मरे, लेकिन उससे पहले वहाँ पर सैम आकर उसे ही जान से मार डालता है। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पीटर के पास एजेंट की लाइफ थी। अब जबकि सैम ने पीटर को मार दिया है तो ऑटोमेटिकली एजेंट की लाइफ सैम के पास आ गई थी, यानी अब सैम की लाइफ सेफ हो चुकी है। अब वो नहीं मरेगा। वो दोनों अब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों बड़ी आराम से पेरिस में अपनी जीवन जी सकते हैं। इसी के साथ वो दोनों 2 वीक के बाद पेरिस के फ्लाइट में बैठ जाते हैं। सैम नोटिस करता है कि उस प्लेन में 2 लड़के आपस में लड़ रहे हैं और वो कोई और नहीं बल्कि एलेक्स के साथ कार्टर थे, जिसे हमने इस कहानी के पहले वाले पार्ट में देखा था। और हमें इस कहानी के बारे में और इस राज के बारे में भी पता चलता है कि ये कहानी भी पार्ट 1 से भी पहले की है। कुछ ही समय के बाद यह प्लेन टेक ऑफ कर लेता है और सैम बड़ी आराम से म्यूजिक सुनने लगता है और तभी अचानक से वही सॉन्ग प्ले हो जाता है जो ब्रिज कोलैप्स होने से पहले सुनाई दिया था, यानी डस्ट इन द विंड ऑल वी आर। अचानक सीट पर हाथ लगने से सैम के अंगूठे पर एक छोटा सा कट लग जाता है और सैम बहुत बुरी तरह घबरा जाता है। सैम को पता चल चुका था कि अब वो मरने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए इस बार वो नहीं बच पाएंगे, यानी इस बार उसकी डेथ फाइनल है। अभी वो सोच ही रहा था कि तभी उसकी थिंकिंग सच हो जाता है और वो रियल में मारा जाता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किसी को मारकर अगर नेथन बच सकता है तो सैम क्यों नहीं, क्योंकि उसने भी तो पीटर को मारा था जो कि उसके पास किसी और की लाइफ थी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उस एजेंट की लाइफ ही इतनी ही थी, इसीलिए सैम भी मर गया। यहाँ पर नेथन को दिखाया जाता है जो अभी इस समय वो उसी फ्रेंड के मेमोरियल में मौजूद था जिसे उसने मारा था। वहाँ पर उसके साथ खड़े एक वर्कर नेथन को बताता है कि इस वर्कर को एक ब्रेन ट्यूमर था, अगर ये ऐसे ना मरता तो इसे कुछ दिन बाद भी मर ही जाना था क्योंकि उसके पास जीने के लिए थोड़े ही दिन बचे हुए थे। अभी वो वर्कर नेथन से यही कहता है कि तभी अचानक से फ्लाइट 180 का लैंडिंग गियर उसके ऊपर गिरता है और डेथ की मास्टर प्लान के साथ यह कहानी, ये मूवी साथ साथ ये 5 सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।